हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी मैम रेनू मैम, एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन, राष्ट्रभाषा भाग 7 पाठ 19 स्नेह पगी पाती। पाती क्या होता है? पत्र। पगी माने भरी हुई, स्नेह माने प्रेम से भरा हुआ पत्र। जानते हैं इस पत्र के बारे में? कैसा पत्र है? जन्मदिन की सुबह ही लेखक कह रहे हैं मैंने अपना ईमेल बॉक्स खोला तो उसमें विदेश में रहने वाली अपनी बिटिया का शुभकामनाओं वाला कार्ड मिला। उनकी बेटी विदेश में रहती थी, उसने उनको ईमेल पर कार्ड भेजा था उनकी बर्थडे पर, जन्मदिन पर। वो उन्हें मिला एकदम सही दिन और सही समय पर, उनको वो कार्ड मिला। ये लेखिका कह रही है मैं कुछ देर उसे देखती रही, है ना, और फिर वह कंप्यूटर स्क्रीन से गायब हो गया। वो अचानक से जो कार्ड था वो गायब हो गया। मैं अपने माउस की एक क्लिक से उसे दोबारा स्क्रीन पर ला सकती हूँ। माउस पर क्लिक करूंगी, हाथ पता है ना आपको, तो दोबारा आ सकता है। चाहूँ तो प्रिंट भी निकाल सकती हूँ, पर क्या उसमें अपनी बिटिया के हाथों का वह स्पर्श, वो छुअन जो मेरी बेटी प्यार से उसको छूना, उसका वो महसूस कर पाऊंगी जो उसके अब तक के भेजे कार्डों में महसूस करती रही हूँ। उसने ये कार्ड स्वयं ही भेजा है, तो अपनी अति व्यस्त जिंदगी के कारण अपने सेक्रेटरी से ही भेजने को कह दिया है। यह भी निश्चित नहीं है, कार्ड के नीचे उसके स्वयं के हस्ताक्षर तक तो है नहीं। अब लेखिका कह रही है कि मैं निकाल तो लूँ वो प्रिंट आउट, लेकिन जो वो कार्ड मेरी बेटी ने जो खुद बनाया होगा, उसके हाथों का जो स्पर्श है वो मैं महसूस कर पाऊंगी। ये कार्ड के नीचे उसने अपने साइन भी नहीं कर रखे हैं। ये कार्ड उसके सेक्रेटरी ने लिखा है या कि उसने लिखा है, ऐसा ही वो लेखिका सोच रही है। कुछ समय पूर्व तक वह मेरे लिए उपयुक्त कार्ड ढूंढने के लिए बाजार, पहले जब वो यहाँ रहती थी, लेखिका कह रहे हैं, तो वो मेरे जन्मदिन पर कार्ड देने के लिए वो सारा बाजार ढूंढ मारती थी, और छपी इबारत में जो कमी रह जाती थी वह स्वयं जोड़कर पूरी करती थी। कार्ड में जहाँ कहीं कोई कमी रहती थी उसको खुद लिखकर वो पूरा करती थी। इस तरह वह पूरी तरह से भरा कार्ड कभी मुझे जन्मदिन से एक दिन पहले मिल जाता या कभी जन्मदिन बीत जाने के बाद मिलता था। पर वो सारे कार्ड आज तक मेरी अलमारी में मैंने बहुत संभाल कर लेखिका करी रखे हुए हैं, किसी अनमोल धरोहर की तरह। ऐसे कि जैसे कि ये ऐसी धरोहर है मेरे पास, मेरी बेटी के दिए हुए कार्ड, कि मैं इसको और किसी को नहीं दे सकती। उन्होंने सारे कार्ड उनकी अपनी बेटी के रख रखे हैं। बच्चों, आपको पता है कि जो बच्चे देते हैं वो माँ बापों के लिए बहुत ही एक अनमोल अमूल्य धरोहर होती है। एक ऐसी संपत्ति होती है कि जिसका कोई मूल्य है ही नहीं। वो बहुमूल्य है, वो अनमोल है, उसका कोई मोल ही नहीं है। ये आप कैसे समझ पाएंगे? ये माँ बाप ही समझ सकते हैं। आजकल वह पत्र भी ईमेल से ही भेजती है। आजकल तो यही है, कोई काटा पीटी नहीं, हिज्जों की कोई गलती नहीं, कोई कहीं मात्रा या किसी की कोई गलती नहीं, एकदम साफ सुथरे कार्ड आते हैं ईमेल पर। एकदम उसे पत्र लिखने का हमेशा से ही बहुत ही शौक रहा है। लंबे लंबे रोचक ढंग से वो पत्र लिखती थी, पहले से ही, शुरू से ही। उसके पत्र इतने लंबे हुआ करते थे कि ऊपर नीचे हाशिए पर कुछ भी, ऊपर से लेकर नीचे तक कोई जगह नहीं छोड़ती थी। वो सारी जगह भर देती थी इनकी बेटी, ऐसा पत्र लिखती थी वो। नाम लिखने तक की भी जगह नहीं छोड़ती थी वो। उसका पत्र पहचान सकती हूँ। कभी कभी उसके पत्रों पर चॉकलेट, टॉफ़ी या मक्खन के चिकने निशान भी होते थे। किस किस के निशान होते थे? चॉकलेट, टॉफ़ी या मक्खन के। मैं कल्पना करती कि पत्र लिखने के लिए उसने अपनी नन्ही बिटिया को इन्हीं चीज़ों से फुसलाया होगा, और बिटिया ने धैर्य चुक जाने पर अपनी माँ का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश में कागज को ही पकड़ लिया होगा। मैं उन निशानों पर अपना हाथ स्नेह से फिराकर उन गदगदे हाथों का स्पर्श महसूस करने का प्रयत्न करती। लेखिका कह रही है कि बेटी की भी बेटी है, क्या पता उसने अपनी बेटी से, वो भी चॉकलेट टॉफ़ी खा रही हो, उसके हाथ से उस पर स्पर्श हुआ हो उस पत्र पर, तो वो उसको छूना चाहती थी, उस पत्र को महसूस करना चाहती थी। उस पत्र को हाथ से लिखे उन पत्रों में लिखने वाले हाथों का स्पर्श हुआ करता था। जब हाथ से लिखता है कोई, तो जो लिखने वाला है उसके हाथ उससे छूते हैं, उसकी बात ही कुछ और होती है। उसमें उसका स्पर्श होता है, उसकी ऐसा लगता है उसने ही लिखे हैं, उसी के हाथ के लिखे हुए हैं। पहले तो बच्चों पत्र चलते थे, ये ईमेल तो अब आए हैं ना। मिठास और गर्माहट होती थी, बहुत कुछ अनलिखा भी बाँच लिया जाता। कभी कभी ऐसा होता था कि ना लिखना चाहते हुए भी बहुत कुछ लिखा जाता था। हाईटेक जीवन शैली के युग में स्क्रीन पर उभर आए इन शब्दों की, चाहे तो मेल पढ़ लो चाहे समाचार पत्र पढ़ लो, दोनों ही सिर्फ संदेश वाहक होते हैं बस। अब वो कह रही है कि अब ज़माना बदल गया, हाईटेक ज़माना हो गया है,
ईमेल आती हैं या समाचार पत्र होते हैं। अब इन्हें तो पढ़ लो आप, चाहे आप इन्हें देख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये तो केवल एक मैसेंजर है, मैसेज दे रहे हैं आपको। लेकिन जो स्पर्श, जो छूने का एहसास किसी के भी लिखने से, वो तो पत्र से ही होता था, जो अपने हाथ से पत्र लिखा जाता था। जैसे इनकी बेटी जब यहाँ थी तो वो कार्ड दिया करती थी, तो उसका एहसास ही कुछ और है। लेकिन अब वो बाहर चली गई हैं तो वो कार्ड जो भेजा था वो कार्ड उनके स्क्रीन से चला गया था। हमारे बचपन में डाकिये का आगमन दिन भर का सबसे अहम हिस्सा होता था। लेखिका कह रही है कि जब इनके समय में पोस्टमैन आता था तो बहुत लोग उत्सुक रहते थे। दिन में 3 बार आता था डाकिया। डाक डालते समय अपनी साइकिल की वो घंटी बजाता था, सब लोग दौड़ने लगते थे, डाकिया आया है, वो चिट्ठी लाया होगा हमारे जानने वालों की। पहले चिट्ठी के माध्यम से ही एक दूसरे को संदेश दिया जाता था। हर सदस्य लेटर बॉक्स में झाँक कर अवश्य देखता था। डाकिया आता था, वो लेटर बॉक्स बने हुए थे ना रेड वाले, उनमें डाल जाता था चिट्ठी। सब लोग देखते थे कि हमारी चिट्ठी आई है क्या। पहले फ़ोन भी नहीं होते थे बेटे, या तो ये होते थे टेलीग्राम या होते थे चिट्ठियाँ होती थी। पिताजी दफ्तर से लौटते तो उनका पहला प्रश्न यही होता, कोई चिट्ठी आई क्या। पिताजी भी लेखिका कह रही है कि यही बात पूछते थे। सबसे अधिक इंतजार तो जब उनकी बहन की शादी हो चुकी थी तो उसके ससुराल से लिखे हुए पत्रों की इंतजार रहता था कि वो भी पत्र लिखेगी, भेजेगी हमें। परिवार का हर व्यक्ति उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ता था। माँ स्वयं न पढ़े जाने के कारण हम सब भाई बहनों से उनका पत्र दीदी का पढ़वाती थी कि बहन का पत्र आया ससुराल से, मुझे सुना दो। माँ तो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो भाई बहनों से पढ़कर पत्र को सुनती थी। पर इसके बावजूद भी उनकी भूख, ऐसा लगता था उन्हें कि बार बार मैं इस पत्र को पढ़ती रहूं। पत्र का यही तो होता था, एक चिट्ठी को बार बार लोग पढ़ते थे। एक बार पढ़कर भी जी शुदा माने भूख, वो भूख शांत नहीं होती थी, बार बार पढ़ने का मन करता था। गाँव में पत्र वाचने का काम डाकिया ही कर दिया करता था। गाँव में जब डाकिया आता था तो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो वो कहता लाओ मैं तुम्हारा पढ़कर सुनाता हूँ चिट्ठी तुम्हारी। वो ही खड़े होकर सबको चिट्ठी सुनाता था और जरूरत पड़ने पर उत्तर भी वही लिख देता था कि मैं ही तुम्हारी चिट्ठी का जवाब दे देता हूँ। कहा गया है कि खत का मजमून जान लेते हैं लिफाफा देखकर। ऐसा कहा जाता है कि ये पुरानी कहावत है कि चिट्ठी को उसके बाहर के लिफाफे से देखकर ही पहचान जाते हैं कि चिट्ठी कैसी होगी। पत्र पढ़ने के पहले ही काफ़ी सोच चुके होते हैं हम। केसर छिड़का, अगर पत्र पर केसर छिड़का हुआ आया हुआ है तो चाची के बेटा हुआ है, ये जान लिया जाता था। कोना काटा अगर आया है तो ये हो गया कि किसी की मृत्यु का समाचार है। पत्र का कोना कटा हुआ है अगर, तो इसका मतलब किसी की मृत्यु हो गई है। यदि छात्रावास में रहने वाले पढ़ने वाले बेटे का पत्र है तो अवश्य उसे पैसों की जरूरत आ गई है, तो उसे पैसे की जरूरत है, तो उसने हॉस्टल से, छात्रावास से लेटर लिखा है, तो उसे अपनी अति व्यस्तता के कारण पत्र लिखने का समय ही नहीं मिलता है ना। तो वो मांग कर रहा है कि मुझे पैसे भेज दो हॉस्टल में, क्योंकि उसको बहुत व्यस्त है वो पढ़ने में, तो उसके पास टाइम ही नहीं है पत्र लिखने का, तो उसने केवल पैसे मांगने के लिए ही लिखा है। ये पहचान होती थी कि कोना कटा हुआ है तो किसी की मृत्यु हो गई है, अगर केसर छिड़का हुआ है तो इसका मतलब चाची के बेटा हुआ है। किसी को तत्काल अगर जल्दी किसी को सूचना देनी होती तो तार, टेलीग्राम जिसे बोलते हैं, तार के द्वारा। तार का कोई भी समय नहीं होता, देर रात में भी तार आ जाता था और तार वाला अपनी सांकल खटकार तार पहुंचा जाता था, घंटी बजाता था, ऐसे तार भेजता, जब तक उसके द्वारा आगे बढ़ाए कागज पर साइन करके ही मिलता था। वो तार जब लेने वाला साइन करेगा तभी तार मिलता था। तार तब तक दिल इतनी जोर से धड़कता रहता कि लिफाफा खोलना कठिन। घर के अन्य सदस्य भी घेर खड़े रहते, क्योंकि तार से डर लगता था कि आधी रात में आया है, पता नहीं किसकी खबर है, क्या है। तो जब तक पूरा तार नहीं, उसमें एक आधी लाइन ही होती थी लिखी हुई बस। तार इतना इमरजेंसी के लिए आता था टेलीग्राम, क्योंकि वो जल्दी आता था और इमरजेंसी में ही कोई डालता था कि बहुत ही किसी की अचानक तबीयत खराब है या किसी की मृत्यु हो गई है या किसी को जल्दी बुलाया है, तभी तार आता था। तो तब तक दिल धड़क रहता था जब तक कि वो तार खुल ना जाता था। प्राय दुखद समाचार के ही संदेशवाहक होते थे ये तार। विवाह, पुत्र जन्म इत्यादि के मुबारक के तार भी हुआ करते थे। वे तो ऐसे अवसरों पर ही आते। रंग बिरंगे फूलों वाले इन तारों के नंबर निश्चित होते थे। अवसर विशेष पर आए उन सबकी एक सी इबारत रहती थी, बस भेजने वाले का नाम ही मायने रखता था कि किसने भेजा है। ये जब से सुना है कि तार भेजने का काम काफ़ी सिमट गया है, लगता है जैसे अपने कोई बहुत प्रिय वस्तु हमारे हाथ से निकल गई है, ऐसा लेखिका ने कहा। टेलीफोन से पहले तार का स्थान पकड़ा। आपके घर में नहीं है तो आस पड़ोस में तो होता होगा।
अतः आवश्यक सूचना वहीं दे दी जाती थी घर में, जिसके बराबर में फ़ोन से, सबके घरों में फ़ोन नहीं होते थे, तो जिसके घर में होता था किसी किसी के घर में फ़ोन होता था। अब तो हर व्यक्ति के पास फ़ोन है बच्चों। धीरे धीरे टेलीफोन की संख्या और प्रभाव बढ़ने लगा। हर घर में टेलीफोन है, उठाओ और बात कर लो, उत्तर के संग ही उत्तर मिल जाता है। ये संदेश नहीं रहता कि तार पहुंचा कि नहीं, आप आमने सामने वीडियो कॉल। आज तो देश बहुत तरक्की कर चुका है। मोबाइल ने आकर तो क्रांति ही कर डाली है और विश्व के किसी भी कोने में हम अपने जानने वालों से 24 घंटे जुड़े रहते हैं। बात तो हो जाती है पर तसल्ली नहीं हो पाती जो लंबा सा पत्र पढ़कर होती थी, जो लंबी चिट्ठी पढ़कर होती थी। विदेश में बसे हुए बेटे का फ़ोन आता है, माँ कैसी हो, सब ठीक है बेटा, और तुम, कुशल क्षेम हुई, समाचार पूछा, कैसे हो तुम, ये सब पूछा, खबरों का आदान प्रदान हुआ और सब टेलीफोन रख देने के बाद याद आता है फला बात तो हम पूछना ही भूल गई, वो बात तो हमने पूछी नहीं, ये बात तो रह ही गई, ये बात बतानी तो रह गई। अनेक बातें घूम रही मन में, चाहकर भी कहाँ रह गई। कितना कुछ तो रह गया भीतर ही। चलते मीटर के आगे कोई कितना बतिया पाएगा। पहले तो मीटर चलता था कि इतने मिनट बात करोगे तो मीटर चल रहा है, इतने पैसे लगेंगे, समझ रहे हो, ऐसे फ़ोन होते थे। कहाँ बता पाए कि कल पप्पू की बारात कितनी धूमधाम से निकली थी, कितनी ही तो आतिशबाजी हुई, कैसे कैसे पकवान बने थे। नहीं बता पाई कि मन कल से बहुत उदास है, पता नहीं क्यों। मैंने उसको बताया ही नहीं फ़ोन पर, क्योंकि फ़ोन का मीटर घूम रहा था तो पैसे बढ़ रहे थे। पर आज की पीढ़ी की दौड़ती भागती ज़िंदगी में पत्रों का कोई स्थान नहीं है। तार अथवा तार वाले देखे ही नहीं उन्होंने। एक दो पीढ़ी के बाद बच्चे डाकिया डाक लाया गीत सुन माता पिता से पूछेंगे, माँ डाकिया कौन होता है। सच है, प्रगति अब बहुत तेजी से विकास हो रहा है हमारे देश में। बहुत कुछ किनारों पर ढकेलती चलती है, ऐसे ही किसी किनारे पर छूट गई है इस बार स्नेह पगी पाती भी। और लेखिका कह रही है सब कुछ पीछे रह गया। चिट्ठी, टेलीफोन जो मीटर वाले चला करते थे, तार, अब इतना विकास बढ़ गया है कि लोग, बच्चे ये पूछा करेंगे कि डाकिया कौन होता है, क्या लाता है ये, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होगा डाकिया क्या होता है। क्योंकि अब तो फ़ोन, मोबाइल भी छोड़ो, मैसेज से 1 सेकंड के बाद विदेशों तक 1 सेकंड में आप क्या कर रहे हो, वीडियो कॉल, सब कुछ इतना बदल गया है। तो लेखिका जो है उषा वधवा जी ने, इन्होंने देश की प्रगति का भी बताया है कि कितना विकास हो चुका है। लेकिन फिर भी वो कह रही है कि जो हमारे प्रेम भरे हुए जो पत्र थे उनकी बात ही कुछ और थी। उनको जब पढ़ते थे तो बार बार पढ़ने का मन करता था। लिखने वाले का स्पर्श हमें महसूस होता था कि जिसने ये लिखा है उसका, हमें लगता था उसके हाथों के छुए हुए के स्पर्श को हम महसूस करते थे। वो सब अब पीछे रह गया है और अब देश हमारा इतना तरक्की कर गया है कि अब तो आगे बढ़ गया है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा पाठ से संबंधित एक्सरसाइज। बताइए हमने क्या क्या पढ़ा। जन्मदिन की सुबह लेखिका को क्या मिला? जन्मदिन की सुबह लेखिका को ईमेल मिला जिसमें बर्थडे कार्ड था उनका, है ना। लेखिका ने अनमोल धरोहर किसे कहा है? लेखिका ने अनमोल धरोहर अपनी बेटी के द्वारा, हाथों से द्वारा लिखे गए उनके जन्मदिन पर उसके पत्र को कहा है कि वो मेरे लिए अनमोल धरोहर है। तार किन किन अवसरों पर भेजे जाते थे और क्यों? तार भेजे जाते थे या तो किसी की मृत्यु पर, या किसी के जन्म पर, या किसी को पैसा मंगाना होता तो तब अर्जेंट, बिल्कुल तत्काल तार जब भेजे जाते तो लोग आधी रात में आते थे, डर जाते थे तार आखिर क्यों आया है। हस्ताक्षर करके तार लिए जाते थे कि जब तक वो पढ़ ना ले तब तक चैन नहीं मिलता था क्या आया है, तार में लिखा क्या है आखिर। टेलीफोन और मोबाइल क्रांति का क्या असर हुआ है ये तो सबको पता है। टेलीफोन और मोबाइल क्रांति ने तो देश का बदल ही दिया है। बच्चे बच्चे के हाथ में टेलीफोन है। अब तो आप हजारों लाखों मील दूर बैठे हुए लोगों से आमने सामने बैठकर बातें कर सकते हैं। अब कहाँ डाकिया, अब कहाँ तार, अब कहाँ वो स्नेह भरी पत्र, अब तो सब मोबाइल और टेलीफोन ही हो गए हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपने पाठ में आए हुए कुछ मौखिक प्रश्नों के बारे में जाना और उनके उत्तरों को देखा। नेक्स्ट है बच्चों हमारा एक्सरसाइज नंबर 2, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। लेखिका के बचपन में दिन भर का अहम हिस्सा क्या होता था? दोस्तों के साथ खेलना, डाकिये का आना, चिट्ठी लिखना, चिट्ठी पढ़ना। दिन भर जो उनका रहता था डाकिये का आना, उसका इंतजार रहता था उनको कि डाकिया आएगा और चिट्ठी लाएगा। सबसे अधिक प्रतीक्षा किस प्रकार के पत्रों की रहती थी? विवाहित बहन के पत्रों की, फूलों वाले पत्रों की, छात्रावास से आने वाले पत्रों की, या गुलाबी स्याही से लिखे पत्रों की? किसकी होती थी? विवाहित बहन के पत्रों की। जिस बहन का विवाह हुआ था कि उसके ससुराल से पत्र आएगा, सबसे ज़्यादा उनको इसकी इच्छा रहती थी। केसर छिड़के पत्र क्या समाचार देते थे? विवाहित बहन के हालचाल का।
किसी की मृत्यु क्या, पुत्र जन्म का या किसी के विवाह का। पुत्र जन्म का वो समाचार देते थे, केसर छिड़के हुए पत्र की, चाची के बेटा हुआ या बहन के बेटा हुआ है, किसी के भी बेटा हुआ है। नेक्स्ट है बच्चों, मुबारक के तारों की क्या विशेषता थी। मुबारक देने वाले तारों की क्या विशेषता थी कि कभी कभी भी आ जाते थे, देर रात को आते थे, इबारत एक सी होती थी, नंबर अलग अलग होते थे। वो क्या आते थे, मुबारक की तारों की विशेषता थी कि वो देर रात को आते थे, है ना। इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि हमने पाठ में आए हुए सही गलत सही उत्तरों पर सही का निशान लगाया और हमने जाना कि क्या सही उत्तर था, है ना। तो आपको पता लगा होगा, तो आपको पाठ अच्छा लगा कि पत्र कैसे होते थे, पहले कैसे चिट्ठियाँ चलती थी, तार चलते थे, डाकिया आता था, सब लोग इंतजार करते थे। आज उसका स्थान किसने ले लिया है, मोबाइल ने, है ना। मोबाइल ने सबका स्थान ले लिया। मोबाइल के द्वारा तो अब सब कुछ है, सब कुछ संभव है। तो नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।